चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। और उम्मीद करता हूं कि जो आपकी जो बैंकिंग जर्नी है, बैंक क्लर्क बनने की जर्नी है, बिल्कुल सही दिशा में स्टार्ट हो चुकी होगी। और नहीं हुई है तो भी कोई बात नहीं, अब स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, जब आंख खुले तभी सवेरा। लेकिन जल्दी आंखें खोल लेना, ये ना हो कि यार बहुत टाइम लगा दो। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं आज सबसे पहले एक छोटा सा इशू डिस्कस करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ आपके पास टाइम कम है। एक्चुअल में बहुत से स्टूडेंट के बाद मेरे पास रिप्लाई आता है कि सर मॉक टेस्ट, यार मॉक टेस्ट, आई एग्री कि मॉक टेस्ट करना चाहिए। दो प्रकार के स्टूडेंट है। पहला वो जो पिछली बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, एक बार दो बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। अच्छा, उनको ये समझने की जरूरत है कि उनका स्कोर कम क्यों आया। वैसे कहते हुए दुख हो रहा है, उनका स्कोर कम क्यों आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक्स थे, चाहे वो इंग्लिश के थे, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे रीजनिंग, अब इन टॉपिक्स में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे उनका स्कोर कम हो गया दोस्तों। अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करता हूं तो दोस्त में क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल, फिलर्स, सेंटेंस स्वैपिंग, कॉलम स्वैपिंग, इस तरह से, या और वोकेबलरी के कुछ सेशन आते हैं दोस्तों। और एरर्स तो मेजर है ही है दोस्तों। अब अगर इनकी प्रैक्टिस हम कर ले और फिर लास्ट में हम कुछ 10-20 मॉक टेस्ट करें तो दोस्तों मुझे लगता है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्टूडेंट की तरफ जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने जा रहा है। तो यार माय डियर, आपके लिए तो ये समझिए कि आपको अभी पता ही नहीं इफ बट एल्स क्या होता है। आप तो जो अभी सीखेंगे वही जाके परफॉर्म करेंगे और आप बहुत आराम से क्रैक कर देंगे। क्योंकि मॉक टेस्ट आप तभी दीजिएगा दोस्तों जब आपकी कुछ ट्रेनिंग पूरी हो जाए। बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों। मैं 15 सालों से मुखर्जी नगर दिल्ली में दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस लेता आ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दिया, लेकिन उस रिजल्ट को कभी मैं ऑनलाइन पे नहीं ले जा पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो मैसेज मैं आपको देना चाहता था वो जरूर समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं फिर यही कहूँगा दोस्तों, आज का जो सेशन है वो आपका पैराजम्बल से रिलेटेड है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं कि आज आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अपना कॉपी और पेन जरूर कैरी कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो सबसे पहले तो भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि चैनल अभी नया है और मैंने इसी साल 2023 अगस्त में ही स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट। और उसमें कुछ क्लासेस प्रीवियस भी थी और फिर कुछ फेस्टिवल्स भी आ गए, उतना टाइम नहीं दे पाया हूँ मैं। और कुछ चीज़ें सीख भी रहा था मैं, फ्रेंकली बताऊँ। चलिए, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। स्टार्ट करते ही मतलब थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है बस, और कुछ नहीं। और फिर हम जुड़े रहेंगे आपके साथ 45-50 डेज तक। और बेल आइकन भी दबा देना। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो ये है दोस्तों आपके लिए आज पहला क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको बिल्कुल ढंग से अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, आपको जो मिनट मिल रहा है वो दोस्तों 1 मिनट मिल रहा है एज यूजल। और अगर आपने पुराने सेशन नहीं देखे तो दोस्तों देख लेना प्लीज। ये सेशन नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेशन भी आपको हेल्पफुल होंगे। पहले अच्छी इंप्रूवमेंट कर लें, उसके बाद डेफिनेटली करेंगे यार हम फिर मॉक, बहुत बढ़िया वाले मॉक करेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। हम टेक्निकली करेंगे दोस्तों, उसको टेक्निकली समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर स्टूडेंट हैं तो जल्दी समझ जाएंगे, न्यू है तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंफर्म है। चलिए दोस्तों, अब मैं बिल्कुल ऐसे मतलब अटेम्प्ट करूंगा जैसे मैं ही इसको एज ए स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप चाहे सीनियर स्टूडेंट हैं या एक फ्रेशर है। चलिए, तो सबसे पहले मैं अगर एज ए फ्रेशर देखता हूँ, भाई मुझे यहाँ 19th सेंचुरी मिला है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मुझे मिला है फैक्ट्रीज, और ये शिफ्ट हुआ है फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमिक्स टू इंडस्ट्रियल, मतलब कृषि से इंडस्ट्री की तरफ, औद्योगिक की तरफ। और यहाँ मुझे एक परिणाम मिला दिस पीरियड। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहला जो कंसर्न होता है दोस्तों इस टॉपिक को करने का, वो एक होता है कि सबसे पहले
आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंजन। भाई आप इंजन ढूंढने की कोशिश करें कि ये गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और गाड़ी स्टार्ट जनरली जो होती है, एक कंसेप्ट इसको लिख लेना दोस्तों, कि एक सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है वो तो यही है कि टाइम से बड़ा कुछ सब्जेक्ट नहीं होता दोस्तों। ये पहली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तक तो मुझे क्लियर होता है कि मुझे सबसे पहला जो सेंटेंस है वो मुझे ए लेना चाहिए दोस्तों। क्लियर है, ये मेरी पहली अप्रोच होगी कि मैंने ए ले लिया दोस्तों। अब मैं 19th सेंचुरी की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या किया जाए। भाई ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, ये ट्रांसफॉर्म जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है। अब इसी बात की मुझे सेकंड पॉइंट जो है वो क्या करना होगा दोस्तों, मुझे सेकंड पॉइंट पे एक चीज देखनी होगी दोस्तों। वो क्या है कि मुझे ये देखना होगा कि कनेक्टिविटी क्या आ रही है दोस्तों। अब कनेक्टिविटी अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे क्या कनेक्टिविटी मिली है बताइए आप। मुझे ये साफ नजर आया कि ये ट्रांसफॉर्म हुआ है दोस्तों। अब ये ट्रांसफॉर्म हुआ है कहाँ से, कृषि से उद्योग की तरफ, ये मुझे नजर आया है कृषि इकोनॉमी से। तो इसका मतलब मुझे ए के बाद कहाँ आ जाना चाहिए दोस्तों, सी पर आ जाना चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया क्योंकि ट्रांसफॉर्म शब्द जो था यहाँ पर, जो ए में ट्रांसफॉर्म था, इसी से रिलेटेड था। और टाइम जो था, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आई विश की जो नए स्टूडेंट हैं उनको ऐसा ना लगे, बल्कि उनके पास तो बहुत अच्छा चांस है। पर ये कभी सोच के मत दीजिए कि यार हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसको ट्राई करते। ट्राई मत करिए, ट्राइंग रूम नहीं है दोस्तों किसी मॉल के अंदर, आपकी जॉब लग जाएगी कंफर्म है। क्योंकि इससे ज़्यादा वैकेंसीज पता नहीं कब आए ना है, क्योंकि अभी तक लास्ट के 6-7 सालों में सबसे ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, मुझे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं, लेकिन कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज नहीं थी। चलिए अब हमारे पास ये तो क्लियर हो गया एप्पल और कैट में, ए को एप्पल, बी को बॉय, सी को कैट और डी को डॉग बोलूंगा दोस्तों, जिससे आप क्लियर हो जाएगा। सो एप्पल के बाद दोस्तों कैट आ गया। अब मुझे देखना है कि बॉय और डॉग में से पहले क्या आना चाहिए। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो फैक्टर्स emerged emergency became a prominent feature, और फिर दिस पीरियड मेक्स अ सिग्निफिकेंट लीप इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऐसा भी कर सकते थे हम कि हम 19th सेंचुरी के बाद डी पे आ जाते, ये भी तो कर सकते थे हम। भाई दिस पीरियड मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट लीप इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या था कि मैं ए के बाद डी पे आता, वो अभी ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन है या नहीं। भाई हम ऐसा भी सोच सकते हैं, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ऐसा भी हो सकता है। भाई यही 19th सेंचुरी और ये पीरियड हो गया, क्योंकि सेंचुरी तो एक टाइम ही है और टाइम को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो डी वाली स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं एक तरह से दोस्तों, अगर मैं एज ए स्टूडेंट ही बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पूरा का पूरा एक तरह से रिजल्ट को शो कर रही है दोस्तों। क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? अगर हैं तो दोस्तों बस मान लीजिए कि आपने सही सोचा है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने इनको थोड़ा सा गलत लिख दिया क्योंकि ये मेरे पीछे ही चले गए हैं। तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये पहला हो गया दोस्तों मेरा ए, मार्कर से लिख देते हैं, और दूसरा हो गया मेरा दोस्तों सी। ए और सी हो गया। अब क्योंकि मैंने कहा है कि डी जो है वो एक रिजल्ट की तरह काम कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा दोस्तों, ए सी और बी डी। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ए सी बी डी ढूंढ लेते हैं और हमारा पहला आंसर हो गया ए। अब मैं इसको अगर एक तरह से सम अप करूं, एक तरह से अगर आपको कंक्लूड करूं, तो दोस्तों टाइम से स्टार्ट हुआ। पहली बात आपने क्लियर हो गया। अच्छा, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। मेरा एप्पल से स्टार्ट हुआ क्योंकि टाइम था सबसे बड़ा इशू। उसमें एक शब्द था ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म को लिंकिंग की जरूरत थी। मतलब जो मैंने एक वर्ड लिखा था ना कनेक्टिविटी, वो कनेक्ट करने की जरूरत थी। तो ट्रांसफॉर्म जो वो इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियल वंस की तरफ हो गया दोस्तों। क्लियर? अगर मैं ए के बाद डी ले आता तो फिर मैं उस जो ट्रांसफॉर्म है उसको नहीं कर पाता दोस्तों। क्लियर हुआ? ये था रीजन। एप्पल के बाद कैट कंफर्म हो गया दोस्तों। अब एप्पल के बाद कैट कंफर्म हो गया, और अगर मैं इसको दिस पीरियड ले आऊं, अब देखिएगा, अगर मैं ए सी के बाद डी ले आता हूं, मैं सारी ऑप्शन डिस्कस करूंगा आपसे। दिस पीरियड मार्क अ सिग्निफिकेंट लीप इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई। अब उसके बाद मैं जा रहा हूं फैक्ट्रीज एमर्जेंसी बिकेम ए प्रोमिनेंट फीचर। तो अब मैं कहां जाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने पीरियड की तो बात ही नहीं करी दोस्तों। तो इसलिए मुझे पीरियड को एक रिजल्ट के रूप में दिखाना पड़ा दोस्तों। और ये था मेरा पहला आंसर। उम्मीद करता हूं कि
आपका आंसर भी ऐसा ही रहा होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सही ढंग से आप भी सोच रहे हैं। चलिए पहले इसको स्क्रीन को इरेज कर देते हैं। आई होप कि लिख लिया हो जो कुछ आपने लिखना था। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और इस टाइमर को रीस्टार्ट कर देते हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है। हर क्वेश्चन में एक एक अप्रोच आपको मिलेगी, ये कंफर्म है। इसलिए इस हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके लिए कि आपको कुछ नया मिले दोस्तों, बस ये ध्यान दीजिएगा। और बस पॉजिटिव रहिए, इसी बार क्रैक होगा। इसलिए थोड़ा सा मॉक की बजाय ना प्रैक्टिस करिए दोस्तों अभी। चलिए दोस्तों, आई होप कि सही कंसेप्ट आपने सोच लिया हो दोस्तों। चलिए देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या मिला दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मुझे मिला है इसके अंदर, अगर मैं एज ए स्टूडेंट देखता हूँ तो दोस्तों मुझे एक तो रिन्यूएबल एनर्जी शब्द मिल रहा है, और सोलर एंड विंड पावर मिल रही है, और यहाँ पर एक शब्द और मिल रहा है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। और फिर मुझे एक प्रनाउन मिल गया दे, जो ये पहले ही कह रहा है कि भाई मुझे तो पहले स्टार्टिंग में मत ले लेना, क्योंकि दे एक प्रनाउन है। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि सेंटेंस जो होते हैं वो नाउन से स्टार्ट होते हैं और फिर वो प्रनाउन की तरफ जाते हैं दोस्तों। ये था तीसरा पॉइंट। एक एक चीज़ को लिख के चलिए दोस्तों, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो दे तो कभी भी नहीं आ पाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। अब और इसमें ट्रांजिशनिंग टू दीज, ये दीज जो शब्द है ये भी मुझे क्या लग रहा है, ये भी तो प्रनाउन है दोस्तों। अगर मैं कहूँ राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स, तो मैं कहूँगा दीज कुड हेल्प मी, तो ये मेरी मदद कर सकते हैं। तो बस क्लियर हो गया ना। तो ये दीज किसके लिए है, राम और श्याम के लिए। चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इस पूरे पैसेज को अगर हम ध्यान से देखें तो सोलर और विंड पावर और रिन्यूएबल एनर्जी दो ही शब्द हैं दोस्तों मेरे पास, ये जो मुझे कह रहे हैं कि भाई हमसे आप पैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं एज ए फ्रेशर हूं, तो ए या बी में से दोस्तों मुझे एक ऑप्शन लेनी है। अब ए या एप्पल या बॉय, आई मीन आप इसमें से एक सोच सकते हैं। अब यहां पर वो बात कर रहा है क्लाइमेट से, जो हमारी फाइट चल रही है, क्लाइमेट खराब होता जा रहा है, भाई हम ऐसे ऐसे फ्यूल यूज कर रहे हैं या ऐसे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जिससे क्लाइमेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, सोलर और विंड पावर जो है वो अल्टरनेटिव है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब मुझे ये तो क्लियर हो गया कि दोस्तों मुझे एप्पल से स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। और अब दे रिड्यूस तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि दे के लिए मुझे सोलर और विंड चाहिए, और दीज के लिए भी मुझे सोलर और विंड चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि मुझे एप्पल के बाद बॉय तो लेना ही पड़ेगा दोस्तों। अब दे रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, डिक्रीजिंग कार्बन एमिशंस। ऑब्वियसली आजकल हम सोलर और विंड पावर के जो प्लांट देखते हैं, खासकर विलेज वाले एरिया में जहाँ पर लाइट नहीं आती है, उससे काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है दोस्तों। चलिए, और फोर्थ जो देखते हैं वो देखते हैं ट्रांजिशनिंग टू दीज रिसोर्सेज वाइटर फॉर ग्रीनर फ्यूचर, और ये रिजल्ट है। ये देखो मैंने कहा ना, हर बार एक रिजल्ट मिलेगा आपको, तो ये रिजल्ट है दोस्तों। तो आंसर मेरे को लगता है डन हो गया। ए बी एप्पल, बॉय, कैट एंड डॉग। अगर आपके दो में से दो आए हैं तो दोस्तों मुबारक है आपको, बेस्ट ऑफ लक है। बस ऐसे थोड़े से भी इसको और एडवांस भी करेंगे आने वाली क्लासेस में, भाई हम उन सभी स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपके 10 के 10 सही होने चाहिए दोस्तों। इसी एनर्जी के साथ जुड़िएगा। चलिए, बीचों मजे ही, क्योंकि हर सेशन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, क्योंकि पढ़ाई को और खाने को कभी बीच में नहीं छोड़ते, हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि बस स्कोर स्टार्ट करते हैं अगला। चलिए, और ये आ गया थर्ड क्वेश्चन, और ये मैंने ले लिया आपके लिए इरेजिंग, और ये मैंने आपके लिए कर दिया टाइमर स्टार्ट दोस्तों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों।
कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। भाई सबसे पहले क्या मिला? भाई मुझे एक तो मिला है टेलीस्कोप, एक मिला है स्पेस, एक मिशन। इन सब बातों को देखे तो ये सारी चीज़ें जो हैं अंतरिक्ष जाएंगे तभी ये काम आएंगे दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। तो भाई सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्पेस को पकड़ लेना चाहिए। भाई हर आदमी चाहता है एक्सप्लोरेशन हो कि ऊपर क्या है, चांद तारे जो हमें नजर आते हैं ये क्या है। हैज़ कैप्टिवेटेड ह्यूमन इमेजिनेशन फॉर एजेस। कई साल से हम, कई मतलब वर्षों से, सदियों से देख रहे हैं। और टेलीस्कोप सैटेलाइट जो हैं हैव एक्सपेंडेड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्मोस। ये हमारी सोच को जो है टेलीस्कोप और सैटेलाइट ने, भाई अभी हमारा चंद्रयान 3 भी गया था, ठीक है दोस्तों, तो हमें उसके बारे में और भी कुछ मालूम चला है। और जो नासा जो है, अब तो इसरो का नाम भी आना चाहिए। स्पेस एजेंसी लाइक नासा कंट्रीब्यूट टू ऑनगोइंग इंटरप्लैनेटरी रिसर्च, ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गया कि दोस्तों मैं जो फर्स्ट सेंटेंस ले रहा हूँ वो एप्पल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस पैसेज का इंजन मिल गया है दोस्तों। क्लियर? अब इंजन तो मुझे मिल गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे फिर वो कनेक्टिविटी वाला जो इश्यू है उसको डिस्कस करना होगा। क्लियर? अब हम ए के बाद, एप्पल के बाद हम बॉय की तरफ जाएं, कैट की तरफ जाएं या डॉग की तरफ जाएं दोस्तों, यही बड़ा कंसर्न है हमारे पास। अब ये जो सैटेलाइट और टेलीस्कोप हैं, ये पहले हैं या नासा पहले है? ये सोच के देखिए। मतलब मैं यहाँ पर जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक छोटी सी अप्रोच और बताता हूँ, वो भी लिख लीजिएगा प्लीज। आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं दोस्तों। अगर वो डिपेंडेंट हैं तो वो पहले, सॉरी इंडिपेंडेंट है तो पहले आएगा, और डिपेंडेंट है तो वो बाद में आएगा। तो आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट और आ गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इनको लिख के चलिए। हर पैसेज में कुछ एक एक पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों। तो क्या लगता है कि पहले हम नासा को लें या टेलीस्कोप और इसको लें दोस्तों? बस इतना सा सोचना है आपको, इतना सा सोच के बता दीजिए दोस्तों मुझे। बस बस यही बताना है आपको, भाई नासा लें या टेलीस्कोप और सैटेलाइट में। चल, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आप, अभी हम डिस्कस तो नहीं कर पा रहे हैं, आने वाली क्लासेस में हम लाइव क्लासेस लेंगे। चलिए, इसका मतलब मुझे पहले नासा लेना चाहिए, क्योंकि नासा नहीं तो टेलीस्कोप और सैटेलाइट जैसे जो फीचर है इन्होंने पहले डेवलप किया था। क्लियर? चलिए, और ऑब्वियसली अब नासा का बात कर दी है हमें रिसर्च के लिए, तो रिसर्च किसने करी है? टेलीस्कोप और सैटेलाइट ने करी है दोस्तों। तो ये हमारा क्लियर हो गया ACB। और अब ये सैटेलाइट या टेलीस्कोप जो भी गए हैं हमारे, और अनमैन्ड मिशन भी है, इसमें रोवर्स भी हैं, एक्सप्लोर डिस्टेंट प्लैनेट्स भी हैं, और ये मिशन थे हमारे, क्योंकि इन्होंने ही उस चीज़ को सॉल्व किया है। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया ACBD, और ये आंसर आ गया दिस वन B दोस्तों। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई विश कि आप सभी सब्जेक्ट पे फोकस बराबर करें, लेकिन जो भी करें वो एट ए टाइम एक ही करें और वो अच्छा करें दोस्तों। चलिए गाइस, डन है। और अगर आपके 3 में से 3 स्कोर आया दोस्तों, तो आपके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट बनता है। क्लियर? अगर आपका 3 में से 3 आया दोस्तों, तो फिर आपके लिए एक चाहता हूँ कि ड्रम बज जाए आपके लिए, ऐसा ड्रम बज जाए आपके लिए और कुछ आपके लिए धमाके हो जाए, अगर आपका स्कोर 3 में से 3 रहा है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? चलिए, बेस्ट ऑफ लक है गाइस। चलिए, बस 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 यार, ये तो रुक ही नहीं रहा। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट पास हो गए लगता है
चलिए कोई बात नहीं, सभी दिल से इच्छा कर रहे हैं और ये बसता जा रहा है। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। चल 3 तक हो गया था दोस्तों, 4th पर आते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आपके लिए फिर धमाका कब बजता है। 5 में से 5 मिनट बजाएंगे, देखते हैं। अरे टाइम मिल गया आपको तो यार, आधा तो पढ़ ही लिया आपने, जल्दी जल्दी करें। चलिए कोशिश करें दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सही स्कोर इस बार भी आएगा दोस्तों। चल भाई, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो एक तो मुझे मिला है कम्युनिकेशन, एक मुझे मिला है सोशल मीडिया। भाई आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग मिल गई है, और वर्ल्ड की बात की गई है। चल, और मोर कनेक्टेड हो गया पहले के मुकाबले। पहले लोग इतना नहीं जानते थे, अब तो हमारा स्टूडेंट इंडिया का होता है और उसकी गर्लफ्रेंड यूएसए की होती है। चलिए करते हैं स्टार्ट। थोड़ा बहुत किडिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा एंटरटेन भी होते रहे। तो क्या लगता है दोस्तों, इसमें इंडिपेंडेंट को ढूंढते हैं सबसे पहले हम। भाई कम्युनिकेशन मैटर है या वर्ल्ड मैटर है, सारी कहानी इसी पर अटक रही है। क्योंकि सोशल मीडिया, ईमेल तो कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया, ईमेल जो है वो कम्युनिकेशन के पार्ट हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब कम्युनिकेशन से स्टार्ट करें या वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर इंटरकनेक्टेड, और फिर इंटरनेट आया है। इस पे देखो, अगर मैं भी एज ए स्टूडेंट होता तो मैं भी ऐसे सोचता, यार वर्ल्ड से स्टार्ट करें या अब हम कम्युनिकेशन से स्टार्ट करें। सो दोस्तों, जो व्हाट आई फील कि अगर मैं कम्युनिकेशन पहले ले आता हूँ, देखो अब ये भी सोचने का एक तरीका होता है, अगर मैं कम्युनिकेशन पहले लाता हूँ तो फिर मैं वर्ल्ड को नहीं ला पाऊंगा। संचार के बाद मैं संसार नहीं ला पाऊंगा, संसार के बाद संचार लाना तो बहुत आसान है। चलिए तो यही सोच रखते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब हम जो पहला पार्ट ले रहे हैं दोस्तों, वो हम ले रहे हैं डी फॉर डॉग। द वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर इंटरकनेक्टेड देन एवर बिफोर। मैं खाली ऑप्शन ही देख रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑप्शन नहीं भी होते तो भी हम कर पाए। अब पहला सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया है, और उसके बाद तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि सोशल मीडिया, ईमेल जो है वो तो उसी का पार्ट है दोस्तों। तो इसके बाद डॉग के बाद दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे एप्पल पे जाना होगा। अब एप्पल पे जाने के बाद मैं ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग लूँ या सोशल मीडिया लूँ। तो सोशल मीडिया पे हम करते क्या, हम मैसेज तो करते हैं दूसरे को, चाहे वो ऑडियो में हो चाहे वीडियो में। तो इसका मतलब पहले मैं उस तरीके पे काम करता हूँ। भाई मैसेजिंग तो कई तरीके हैं, सोशल मीडिया उसमें से ही क्या, क्लियर। तो इसका मतलब मुझे आ गया डॉग, एप्पल, कैट और उसके बाद बॉय। दोस्तों मेरा आंसर डन हो गया दोस्तों, डी फॉर डॉग। चलिए दोस्तों, मुबारक हो, आपका अगला आंसर भी सही हुआ है, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं और पहले इसको इरेज करते हैं और 5वां क्वेश्चन लेके आते हैं, और ये आपकी टाइमर स्टार्ट। चलिए पहले मैं अपने माइंड में उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया, देखिए आसान हो जाएगा ये, और बहुत आसान हो जाएगा। सॉरी।
हमेशा ध्यान रखिए क्लर्क का एग्ज़ाम है, पीओ का और क्लर्क का थोड़ा सा फ़र्क है भाई, पैकेज का भी फ़र्क है। चलिए दोस्तों, लेकिन टाइम वहाँ कम होता है, इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होता है। चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहला जो हमें शब्द नज़र आ रहा है दोस्तों, आपको भी बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको भी एकदम नज़र आ जाने चाहिए वो शब्द। क्या क्या नज़र आ रहे हैं भाई? एक तो मुझे बायोडाइवर्सिटी नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और एक शब्द मुझे आया है इकोसिस्टम, एक मुझे आया है ह्यूमन एक्टिविटीज़। भाई उसमें डिफॉरेस्टेशन होती है, जंगलों को काटा जा रहा है, जो बहुत सारे जानवर हैं उनको धमकी मिल रही है एक तरह से। भाई वो सी जंगल पर डिपेंड है, तो जंगल कट के तो जानवर भी गायब हो जाएगा। क्लियर? ये एक तरह से एक थ्रेटन होती है। चलिए जैसे आजकल हम वो एक टाइगर सेव वाला प्लान देखते हैं ना, पांडा सेव। भाई पांडा को बचाओ, टाइगर को बचाओ, क्योंकि कम होते जा रहे हैं। चलिए, तो वो थ्रेटन ही एक तरह से। तो बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन एक्टिविटीज दो शब्द मिले हैं, और इसमें कंजर्वेशन, उसको संभालने की जरूरत है, कंजर्व करना, टू प्रिजर्व एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई ऐसे जो खतरनाक प्लांट्स और एनिमल्स है जो मतलब लुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने की जरूरत है। और सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल फॉर बैलेंस एंड थ्राइविंग एनवायरनमेंट। चलिए, वो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए, और जो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें जंगल का कटाव और जो एक तरह से बाकी स्पीसीज को जो एक तरह से धमकी है, जो उनकी लाइफ थ्रेटन हो गई है, और कंजर्वेशन एफर्ट जो हैं उनको बचाने के जो एफर्ट्स हैं वो टू प्रिजर्व द प्लांट एंड एनिमल्स होने चाहिए। और सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना है हमारे लिए ज़रूरी है। चलिए, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो हिंदी भी दोस्तों। अब अगर हम इसमें सबसे पहले देखें तो क्या लग रहा है भाई? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो हमारा एक हमारा जो क्या कहें हिंदी में उसको, बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी जो वन संपदा है, जो मतलब हमारा जो नेचर है, आप नेचर भी कह सकते हैं उसको एक सिंपल टर्म में। अब ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो उसको कम कर रही है, और बायोडाइवर्सिटी एसेंशियल। तो बायोडाइवर्सिटी की जरूरत क्यों है? क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज ही वो खतरे में आ गई है। ठीक? अब हमारे सामने ह्यूमन एक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी का एक क्वेश्चन आता है कि हम सबसे पहले क्या लें। बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं इसलिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी है। दो बातें हैं दोस्तों। अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज को पहले लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वो टॉपिक स्टार्ट होता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो सब कुछ बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी खराब हो रही है, खतरे में है, तो वो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो टॉपिक सुनने हैं, रीजन से रिजल्ट पे जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, बॉय के बाद एप्पल हो गया दोस्तों। अब अगर हम देखते हैं तो कंजर्वेशन एफर्ट्स और फिर सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे ऑप्शन है, हमारे दो ऑप्शन तो क्लियर हो गए। अब एक चीज ध्यान रखिए कि पहले मतलब एप्पल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल। अगर मैं एप्पल के बाद डायरेक्ट डॉग ले आता हूं तो फिर वो कहता है सस्टेनिंग बायोडाइवर्सिटी इज क्रूशियल। तो ये दो लाइनें, ये देखिए बहुत खतरनाक पॉइंट था, ये दो लाइनें एक साथ नहीं आएंगी। मतलब अगर मैं ये कहूँ इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग, और फिर मैं दोबारा से एक बात कहूँ हैविंग गुड स्कोर इन इंग्लिश इज क्रूशियल, तो ये दो लाइनें एक साथ नहीं आएंगी, ये तो कंफर्म हो गया। फिर तो मैं यही लिख देता कि भाई एक ही बार लिख देता, तो ये तो कंफर्म है कि एक ही सब्जेक्ट दो बार तो नहीं लिखूंगा। राम किल्स रावणा, द किंग ऑफ अयोध्या, राम थ्रेटन रावणा, तो ये दो बातें एक जैसी ही है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें बी और ए के बाद डी पे तो नहीं जा पाएंगे हम, इसलिए हम पहले लाएंगे सी, कंजर्वेशन एफर्ट्स एम टू प्रिजर्व एंडेंजर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फिर सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी क्रूशियल। और ये एक तरह से रिजल्ट भी है दोस्तों हमारा। और बी ए सी डी कहीं पे देखें हम, या ये था दोस्तों पहला ऑप्शन। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका स्कोर 5 में से 5 आया होगा। दोस्तों अगला था
5 बजे 5 अगर आया है दोस्तों तो आपके लिए ये धमाका भी है और ड्रम भी है, ड्रम बज जाओ यार, और कुछ बबल्स भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा 10 मिनट गुफ्तगू भी करते हैं। क्या लगा दोस्तों आपको? चलिए मुस्कुराते रहें यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो अगर आपका स्कोर 5 में से 5 आया है तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक है आपको। चलिए आगे करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो कैसा रहा दोस्तों अभी तक ये 5 क्वेश्चन का सेशन? अगर आप फ्रेशर थे या आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया हुआ था तो दोस्तों ऐसी हर सेशन को अटेम्प्ट कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। चलिए टाइमर लगाते हैं आपके लिए सबसे पहले। ये मुझे भी शब्द याद नहीं आ रहा, आर्टिस्टिक रीबर्थ इन, हाँ यूरोप, याद आ गया दोस्तों, यूरोप लिखा हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ वो ना जाए उस पर, टीम को बोलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वो जो वर्ड मिसिंग है वो यूरोप है दोस्तों। चलिए कोशिश करें दोस्तों। टाइम हो रहा है, चलिए करते हैं स्टार्ट। रहना तो जा रहा है ना दोस्तों, हिंदी में इसे कहते हैं पुनर्जागरण। और रहना वाज ए पीरियड ऑफ कल्चर एंड आर्टिस्टिक रीबर्थ इन यूरोप, और आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो दा विंसी एंड मिशेलेंगेलो फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस एरा। यहाँ दिस लिखा होगा दोस्तों। It marked a revival of interest in classical literature, philosophy and science and intellectual. Okay. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक तो रेनेसा मिला है और 2 हमें आर्टिस्ट मिले हैं। फिर ये जो इट है दोस्तों, ये तो क्लियर है, ये इट जो है ये रेनेसा के लिए, ठीक है। इट मार्क्ड a revival of interest in classical literature, philosophy and science. Clear? All the intellectual and creative achievement of this time continued to influence the art. अब ये इन्फ्लुएंस द आर्ट्स, और ये आर्ट जो है ये चलेगी कहाँ पर? आर्टिस्ट की तरफ। क्लियर? क्योंकि आर्टिस्ट की एग्जांपल देखिए, एग्जांपल तो वो लिटरेचर की भी दे सकता था, फिलोसफी के भी देखो, अलग अलग टर्म थी ना, लिटरेचर, फिलोसफी और साइंस। क्लियर? और फिर अचीवमेंट दिखाई उसने, इन्फ्लुएंस द आर्ट। चलो अब अगर हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि मुझे पहला ऑप्शन जो है वो एप्पल मिलता है, क्योंकि सारी कहानी जो है वो रेनेसां से रिलेटेड है। क्लियर? अब अगला खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इट जो है वो ध्यान से देखिए, इट जो है वो परनाउन है, और वो जो परनाउन है दोस्तों वो रेनेसां को डिनोट करेगा, आर्टिस्ट को डिनोट नहीं कर पाएगा, और इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव अचीवमेंट्स को भी डिनोट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अचीवमेंट्स में दोस्तों ये प्लूरल है, और ये प्लूरल है तो ये इट मार्क्ड ए रिवाइवल, ये इट पे काम नहीं कर पाएगा, फिर दीज आना चाहिए था या दोज आना चाहिए था। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि ये जो इट है ये रेनेसां को डिनोट कर रहा है दोस्तों। तो मुझे इसके बाद सी पे आना पड़ेगा। इट मार्क्ड ए रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल लिटरेचर, फिलोसफी एंड साइंस। क्लियर? एप्पल के बाद सी पे आ गए दोस्तों। अब क्या करें? अब आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक लियोनार्डो दा विंसी है और मिशेलेंगेलो है। अब मिशेलेंगेलो और लियोनार्डो दा विंसी के लिए जो है वो मतलब किस फील्ड से आए थे दोनों?
वो उन्होंने आर्ट को कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस आर्ट, द इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव अचीवमेंट ऑफ दिस टाइम कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस आर्ट। अब आर्ट को इन्फ्लुएंस करना उस पीरियड में हुआ, तो फिर वहां से दो कलाकार बाहर निकले। क्लियर? या कलाकार बाहर निकले इसलिए हम काम करें, ये दो ऑप्शन बन सकते हैं दोस्तों। अब आप यहां पर क्या करेंगे दोस्तों? तो फिर वही जो छोटी सी अप्रोच थी दोस्तों, तो मैं रीजन देखता हूं तो द इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव अचीवमेंट ऑफ दिस टाइम, क्योंकि ये जो शब्द है दोस्तों, कौन सा, ये जो दिस टाइम है, ये फिर किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये फिर बात कर रहा है रेनेसां की। और रेनेसां ऑलरेडी हमारा कहां जा चुका है? वो इट पर जा चुका है। क्लियर? ध्यान से समझिए, थोड़ा सा देखो, मुझे ड्राइंग करनी पड़ रही है। अब वो ऑफलाइन क्लासेस में भी हम ऐसे ड्रॉ करके समझाते हैं स्टूडेंट्स को। क्लियर? तो दोस्तों ये एप्पल में रेनेसां जो था वो इट पे चला गया, और ये जो दिस टाइम है, ये दिस टाइम जो है ये रेनेसां को ही डिनोट कर रहा है। तो दोस्तों मेरा आंसर मिल गया है मुझे, मतलब मुझे केवल आपको भी मिल गया होगा, ए सी डी और लास्ट में बी। भाई ये जो एग्जाम्पल हैं, तो भाई ये जो लिनार्डो और मिशेलेंगो हैं, ये दोनों के दोनों एक एग्जाम्पल की तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं। और हम भी कोई कहानी लिखते हैं ना, पहले कहानी लिखते हैं फिर एग्जाम्पल आते हैं, तो दोस्तों वही अप्रोच थी दोस्तों। तो ए सी डी भी ढूंढ लेते हैं, ये पहला ऑप्शन वही हमारे पास। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि 6 आउट ऑफ 6 गया है, या 5 भी गया है तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में सब चलता है दोस्तों। लेकिन अपनी तरफ से 100% दीजिए, क्योंकि दोस्तों 40-50 दिन ही है बस, अब तो और कम होते जा रहे हैं, मैं 40 ही बोलूँगा। क्लियर? तो ये मत सोचिए कि नहीं हुआ अब नहीं हुआ, अरे नहीं यार, 40 दिनों के बाद आपको पढ़ना नहीं है। आप ये सोच के देखिए, आपको पढ़ना ही नहीं है, अब आपको सिर्फ ऑफिस जाना है, और घर वाले बस अब आपकी शादी का प्लान करेंगे। फिर आप सोचेंगे साथ साथ कि यार करेक्ट तो बन गया, मैं पीओ की तैयारी कर लेता हूँ, और योगेश सर रात वाले बैच में मुझे पीओ बना ही देंगे। अरे बिल्कुल बना देंगे, टेंशन ना ले दोस्तों। इतने साल ऑफलाइन पढ़ाए, अब ऑनलाइन आए, बिल्कुल कोई टेंशन की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों जी, आ गया आपका अगला क्वेश्चन, और ये टाइमर लगा देते हैं पहले आपके लिए। पहले आई थॉट कि मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊँ, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। मज़ा क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि उसमें बच्चे से इंटरेक्ट करने का ज़्यादा मिल रहा था, टीचिंग कम हो रही थी। और मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म पर टीचिंग ज़्यादा है, इंटरेक्शन कम है। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो है वो इंटरेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, टीचिंग कम चल रही है। बुरा मत मानिएगा। चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक है। अब मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ जब तक आपके पास 10-15 सेकंड बचे। भाई एक तो लर्निंग न्यू लैंग्वेज देखना, उसके बाद टेक्नोलॉजी देखना, बायलिंगुअलिज्म देखना, तो गड़बड़ हो जाती है कई बार, मार्कर ही गलत चल जाता है, चलो कोई बात नहीं। और इमर्जिंग वर्सेस, चलो टाइम भी ओवर हो गया। अब भाई एक नई लैंग्वेज सीखना जो है उसके बड़े कॉग्निटिव, मतलब कॉग्निट करते हैं ना, पहचानने वाले बेनिफिट होते हैं, जैसे हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। भाई अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इसका मतलब इंग्लिश बोलने का मतलब है, सपोज कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आई विश टू से दैट कि आपको कुछ मेहनत की ज़रूरत है, यू नीड टू डू सम हार्ड वर्क। और अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते, इफ़ यू डोंट गो फॉर हार्ड वर्क, तो एग्ज़ाम टफ हो जाएगा, एग्ज़ाम वुड बी टफर वन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उससे जैसे हिंदी बोल रहा हूँ, इन द सेम वे मैं उसकी इंग्लिश बोल रहा हूँ। अब ये करने के लिए इसका मतलब यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास वो फटाफट टेंस सोचना, वोकैब सोचना, उसका स्ट्रक्चर सोचना, ये सब एक मेमोरी को इम्प्रूव कराता है। ठीक है। अब वो दूसरा कहता है इमर्जिंग वनसेल्फ इन द कल्चर फैसिलिटेट्स लैंग्वेज एक्विजिशन। वो कहता है कि जब आप इमर्ज हो जाते हैं, उसमें आ जाते हैं, एक आदमी अपने आप को उसमें डुबो लेता है, कल्चर फैसिलिटेट्स लैंग्वेज एक्विजिशन, उस कल्चर में आ जाता है, इन द कल्चर फैसिलिटेट। तो कल्चर क्या होता है? वो आपको फैसिलिटेट करता है, आपको सुविधा देता है लैंग्वेज को पहचानने की। अगर आप मान लीजिए कि मैं वहाँ चला जाता हूँ, कहाँ पर, पंजाब चला जाता हूँ,
तो पंजाब के सभी लोग पंजाबी बोलने में उस कल्चर में चला जाता हूँ, तो मुझे वहाँ का जो कल्चर है वो मुझे सुविधा देता है लैंग्वेज पहचानने की। और टेक्नोलॉजी जो है आजकल वो कई कई टूल्स देती है। आपको पता है ना, आजकल कई लैंग्वेज टूल्स हैं लैंग्वेज लर्नर्स के लिए। और वो कहता है बाईलिंगुअलिज्म। बाईलिंगुअल तो समझते हैं ना, आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। आप अगर हरियाणा के हैं तो हरियाणवी भी आती है, और अगर आप बिहार के हैं तो आपको भोजपुरी भी आती है। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको 2 लैंग्वेज आती है, कई लोगों को 3 भी आती है, विद एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब अगर हम इस पैसेज को देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो क्या लगता है क्या होना चाहिए सबसे पहले? भाई सबसे पहले ये सारा पैसेज जो है वो कह रहा है नई लैंग्वेज सीखना, वो कह रहा है एक कल्चर में अपने आप को इमर्स कर लेना। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है। बायलिंगुअलिज्म जो है वो जुड़ा हुआ है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से। तो नई लैंग्वेज तभी सीखेंगे जब हमारे अंदर बायलिंगुअलिज्म की इशू आएगा, या तो ऐसा सोचेंगे हम, या एक नई लैंग्वेज। तो मतलब मेरे सामने अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास या तो ए ऑप्शन आ रही है या डी ऑप्शन आ रही है। मतलब मैं इंजन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं इंजन स्टार्ट करने की बात करूँ तो मेरा इंजन इन 2 ऑप्शन में से एक होना चाहिए दोस्तों। या तो मैं लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज को सोचूंगा या बायलिंगुअलिज्म को सोचूंगा दोस्तों। आप भी ऐसी सोचेंगे तो अच्छी बात है। तो क्या करें, द्विभाषीय या एक भाषा सीखना? तो द्विभाषी के बाद ही हम नई लैंग्वेज सीख रहे हैं। एक तो हमें मदर टंग में आती है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा है और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये फायदा होता है दोस्तों प्रैक्टिस का। आराम से डिस्कस करते हैं। मॉक में क्या होता है, फटाफट वो 30 मिनट का मॉक होता है, 50 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, और इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ पाती है। तो पहले इंप्रूवमेंट करेंगे फिर जाएंगे मॉक की तरफ दोस्तों। मॉक में देखिएगा आपको समझ में आएगा कि मॉक कैसे कहते हैं दोस्तों। ओके, तो पहला ये डॉग ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम किस पे जाएं? भाई डॉग के बाद अब हम ऑब्वियसली बायलिंगुअलिज्म की बात हो गई है, तो हम नई लैंग्वेज सीख ही लेते हैं दोस्तों। सो डॉग के बाद दोस्तों हमारा एप्पल आ गया। अब हमारे पास आता है बॉय और सी। तो भाई सी कैट या बॉय और कैट, सोचिए। मतलब ऑप्शन में देखा, अगर ऑप्शन देखोगे तो पता चल जाएगा। भाई टेक्नोलॉजी तो एक तरह से एक असिस्टेंस है, ठीक है। पहले आप कल्चर में जाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे, तो कंफर्म है ना। चलिए, जैसे वो कहते हैं ना, जब मैं आज से कुछ साल पहले इंग्लिश स्पोकन क्लासेस देता था, तो मैं स्टूडेंट को ना उस कल्चर में अपने आप को इन्वॉल्व करवा देता था। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, विद इन 1 मंथ स्टूडेंट का जो एक हेजिटेशन होता था वो ओवरकम हो जाता था। चलिए, सो डॉग के बाद एप्पल और एप्पल के बाद बॉय दोस्तों। और दोस्तों अब तो फिर कैट ही बचा है, तो कैट लास्ट में ही आ गया दोस्तों। और DABC ये ऑप्शन हो गया दोस्तों हमारा फाइनल। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सही धमाके चल रहे हैं आज आपके। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन इरेज कर देते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, ग्लोबलाइजेशन। बस दिल से पढ़िए, बस कोई कोर्स मत करिए, फॉर्मेलिटी मत करिए, बस। वो डाइवर्सिटी लिखा होगा, हम उसकी पोजीशन चेंज भी नहीं हो सकती ना, अदरवाइज आई वुड हैव। चलेगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करता हूँ। भाई एक तो ग्लोबलाइजेशन अंडरलाइन हो गया है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन अंडरलाइन हो गया है, कल्चर डिफ्यूजन्स भी अंडरलाइन हो गया है, टाइम भी खत्म हो गया है। चले, ये खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। भाई एक तो आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपने सुना होगा, जब हम स्कूलों में तो हमें ऐसे भी मिले हैं, आपको भी मिले होंगे पैराग्राफ करने के लिए, ग्लोबलाइजेशन पे कैसे लिखिए।
ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिया जापान के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ व्यापार कर लेता है। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का बिजनेस यहाँ आता है, हम उस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तभी इंटरनेशनल ब्रांड जो हमारे यहाँ पॉपुलर हैं, अमेरिका का मैकडोनल्ड हम जरूर जाते हैं। कॉलेज टाइम पे तो ऐसा लगता था कि पार्टी देने का मतलब ही मैकडोनल्ड था दोस्तों। चलिए, तो ये तरह ग्लोबलाइजेशन हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कम्युनिकेशन हैव कनेक्टेड पीपल ऑब्वियसली। और फिर कल्चर डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, आइडिया, कस्टम, ट्रेडिशन स्प्रेड ग्लोबली, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड कल्चर एंड इट्स द ग्लोबल टेपेस्ट्री। ये जो शब्द है ना दोस्तों, ये बड़ा खतरनाक है, ग्लोबल टेपेस्ट्री। ग्लोबल टेपेस्ट्री का मतलब भाई अफ्रीका के लोग, अफ्रीका बहुत बड़ा है कॉन्टिनेंट जो है, अमेरिका, यूरोप, साउथ एशिया जिसमें हम आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ग्लोबल टेपेस्ट्री जो है वो ये जो उसमें कुछ जहाँ तक याद है थोड़ा बहुत हिस्ट्री में 6 या 7 डिवीजन बनाए हुए पूरे वर्ल्ड में जहाँ लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल टेपेस्ट्री में अगर मैं ये कहूँ कि इसमें से बड़ी टर्म कौन सी है, बिगर टर्म कौन सी है, तो आपको क्या लगता है? 90% लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर ग्लोबलाइजेशन बड़ी टर्म है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबल टेपेस्ट्री का एक पार्ट है। हाँ, फंस गए यहां पर। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक एक्टिविटी से रिलेटेड है, और कल्चरल एनरिचेस जो है वो ग्लोबल टेपेस्ट्री से रिलेटेड है। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कल्चर एनरिचेस द ग्लोबल टेपेस्ट्री। क्लियर? अब इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कल्चरल, तो दोस्तों अब अगर यहां पर अगर आपको ये टर्म क्लियर थी तो फिर आपके लिए इजी हो गया है। अदरवाइज आपको, मुझे पता है कि आप सबका माइंड, अगर मैं भी एक बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हूँ तो मेरे माइंड में भी आएगा सर स्कूल में हम ना ग्लोबलाइजेशन पढ़ते जा रहे हैं तो यही हमारे बड़ी टर्म है। क्लियर? तो 90% स्टूडेंट जो है ए से ही स्टार्ट करता है। लेकिन अभी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, तो ग्लोबल टेपेस्ट्री जो है या इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कल्चर एंड रिचेस, वो एनरिचेस मतलब उसको अमीर बनाते हैं ग्लोबल टेपेस्ट्री। क्लियर? आपस में जुड़ना जो है वो ग्लोबल टेपेस्ट्री को बहुत अमीर बनाता है दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गया कि मुझे डॉग पे जाना होगा। क्लियर? चलिए मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। हम एक काम करते हैं, हम आपकी तरफ भी सोच के देखते हैं। मैं पहला सेंटेंस ए ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड। अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो हैज लेड, आगे ले जा चुका है। देखो यहीं पे क्लियर हो गया, वो आगे ले जा चुका है। मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है वो आगे लेके जा चुका है किसको? कल्चरल एक्सचेंज को। और कल्चरल एक्सचेंज जो है वो ग्लोबल टेपेस्ट्री का पार्ट है। तो शायद मुझे नहीं लगता आगे कुछ करने की जरूरत है। तो ये जो शब्द था ना दोस्तों, ये सब चीजें ना आपको बहुत कम लोग बताएंगे। ध्यान से देखिए, एक एक शब्द को एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया दोस्तों कि मुझे डॉग पे जाना पड़ेगा। मैं इस वाले सेक्शन को काट ही देता हूँ क्योंकि आगे चल ही नहीं पा रही, गाड़ी ही नहीं चल पा रही है। सो डॉग से स्टार्ट हो गया दोस्तों। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कल्चर एंड इट्स अ ग्लोबल टेपेस्ट्री। ओके, अब हम क्या करें भाई? अब हमारे पास क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी बात हो रही है किसकी? कल्चर की। कल्चर की बात यहाँ भी हुई है। अब भाई कंफ्यूजन हो गया एज ए स्टूडेंट। तो ये तो चलो बी में तो नहीं हुई, ये तो क्लियर हो गया। और फिर कल्चर डिफ्यूजन भी हुआ है यहाँ पर। तो भाई अब यहाँ देखते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम डॉग के बाद ए की तरफ जाएं या हम सी की तरफ जाएं। ये तो क्लियर हो गया। कल्चरल एक्सचेंज हैज लेड टू इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी, और कल्चर डिफ्यूजन अकर्स एज आइडियाज, कस्टम एंड ट्रेडिशन स्प्रेड ग्लोबली। अब ये कल्चर की जो एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें आइडिया, कस्टम जो होते हैं वो ग्लोबली स्प्रेड होते हैं। भाई पहले ग्लोबली स्प्रेड होते हैं या एक्सचेंज होते हैं? कल्चर डिफ्यूजन अकर्स तभी होता है जब आइडिया, कस्टम, ट्रेडिशन स्प्रेड होते हैं और फिर हम उसको आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों क्लियर हो गया कि मुझे किस पे जाना होगा? मुझे जाना होगा कैट की तरफ। और फिर मैं जाऊंगा ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज कल्चरल एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी।
तब वो आगे ले जाते हैं ग्लोबल। अब जब अमेरिका के जैसे आपको, अगर आप डीयू में पढ़े हैं तो डीयू में क्या होता है कि हर साल किसी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे यहाँ आते हैं। मान लेते हैं कि जापान की कोई एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ के कुछ लोग हमारे यहाँ आए हैं और हमारी यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ गए हैं, ठीक है। और जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, जो नेट स्टूडेंट होते हैं, जीआरएफ वाले, जूनियर रिसर्च फेलो, वो तो जाते ही जाते हैं, क्लियर। तो यही होता है कल्चरल एक्सचेंज, क्लियर। सो डॉग के बाद आ गया कैट, कैट के बाद आ गया एप्पल। अब आगे बच गया ट्रेड कम्युनिकेशन, तो बाद में आ ही जाएगा क्योंकि व्यापार बाद में स्टार्ट होगा ना। पहले लोग एक दूसरे को समझेंगे तभी तो व्यापार करेंगे, क्लियर होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मेरा खुद का दिल बाग बाग हो गया, मजा आ गया। क्योंकि इतना साल ऑफलाइन पढ़ा है ना, तो बस वो ऑफलाइन वाला ही जो एक कल्चर है, मेरा भी वही जो कल्चर है, जो वही एक्सचेंज करना चाह रहा हूँ मैं आपके साथ, उसी को आगे ले जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर नहीं किया भूल गए हो कहीं तो। भाई मैं तो फिर ऑफलाइन की तरह एक हक के तरह कहता हूँ, यार करो यार, फटाफट करो प्लीज, थोड़ा सा बूस्टअप भी मिलेगा ना। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट, और आपका टाइमर लग गया है। हाँ ये आसान लग रहा है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है। बस 2 ही क्वेश्चन बचेंगे और इसके बाद लास्ट। वो वेल बीइंग है बस। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। और भाई अगर हम इसमें टर्म को देखें तो एक तो मुझे मिली है एक्सरसाइज जो जरूरी है, और फिजिकल एक्टिविटी। तो अब ये समझना है कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में क्या है फर्क। इट ये तो प्रनाउन हो गया, इनकॉर्पोरेटिंग एक्सरसाइज ये तो एक्सरसाइज का ही पार्ट है। तो मतलब ए और डी तो आपस में जुड़े हुए लग रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है। ठीक है दोस्तों करते हैं स्टार्ट। करें दोस्तों स्टार्ट। तो क्या मिला भाई, सबसे पहले तो आपको यही समझना था कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है दोस्तों। फिजिकल एक्टिविटी करना और एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना मतलब या तो आप जिम जा रहे हैं, या आप अपने रूम में एक योगा कर रहे हैं, या कुछ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। और फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, कहीं बाहर भी जा रहे हैं, कोई चल भी रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें, क्लियर। तो मुझे लगता है कि यार कि फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो एक बिग टर्म है, मतलब वो एक तरह से हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर हम डिपेंडेंट क्लॉज पे आ जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारा जो बॉय है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। और इसके बाद हम एप्पल पे ही चले जाते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली अब एक्टिविटी के बाद हम एक्सरसाइज ही आएंगे, क्योंकि इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है जोड़ना, तो एक्सरसाइज में कुछ जोड़ना हो तो बाद में जोड़ेंगे। सो बॉय के बाद एप्पल आ गया दोस्तों। अब इसके बाद वो कहते हैं इट आल्सो प्रमोट्स कॉग्निटिव फंक्शन। और फिर वही बात आ गई कि अगर मैं यहां पर एप्पल के साथ अगर मैं दोबारा से डॉग ले आता हूं तो यार 2 लाइनें एक जैसी हो जाएंगी, एक ही सब्जेक्ट 2 बार आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि मुझे बीच में एक प्रनाउन डाल के इट वाला जो है, इट आल्सो प्रमोट कॉग्निटिव फंक्शन इमोशनल, तो ये वाली जो लाइन है, सी वाला जो क्लॉज है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ दोस्तों, और फिर डी डाल देता हूँ यार दोस्तों। आसान हो गया दोस्तों मेरे लिए, तो पहले वाली अप्रोच काम कर गई आपकी, थोड़े थोड़े आपके आइडियाज भी क्लियर हो गए होंगे दोस्तों।
आप कहेंगे कि इसी तरह का और बनाना, तो जरूर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और चाहते हैं कि इससे एडवांस हो। क्योंकि देखो इस समय जो ये क्लासेस चल रही है ना, अभी ये यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं, ये तो आप ही के अकॉर्डिंग चल रही हैं। आप जैसे जैसे कमेंट करेंगे, कुछ लोग जो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं कि सर ऐसा बना दो, वैसा बना देता हूँ। भाई इस समय आप ही का बेनिफिट सोचा जा रहा है। फिर मैं अपनी क्लासेस जब स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं अपने अकॉर्डिंग 101% रिजल्ट पे काम करेंगे। अभी तो जहाँ जहाँ आपको डाउट आ रहा है ना, आप जरूर एक्सप्लेन करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट सेशन आ गया है, और वो हिंदी में कहावत है, अंत भला सो भला। चलिए दोस्तों, हाँ मेडिकल का। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है आजकल। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो क्या क्या मिल गया दोस्तों, क्या क्या मिल गया, पहले मार्कर ले लेते हैं। सो दोस्तों, एडवांसेस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ तक मुझे एक सब्जेक्ट मिला है। मतलब एडवांसेस जो उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट आ गए। टेली मेडिसिन आजकल पता ही ना, आजकल कई ऐप भी नाम याद तो था एक तो, वहाँ पर आप डॉक्टर से फ़ोन पे ही बात कर सकते हैं। और रोबोटिक्स, आजकल तो कई ऑपरेशन भी रोबोटिक्स के बेस पर होते हैं। हाँ देखिए, सर्जिकल प्रोसीजर। और दीज, ये तो क्लियर है कि ये तो पहला नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि दीज एक प्रनाउन है। अब भाई टेली मेडिसिन, रोबोटिक्स, ये सारी बातें जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी की हैं, ये तो क्लियर हो गया। तो ये सारी कहानी जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी पे चल रही है। सबसे पहला काम इंजन ढूंढने वाला हो गया, 4 में से 1 नंबर तो आपको पक्का हो गया दोस्तों, अगर आप इंजन ढूंढ रहे तो। क्लियर। अब ये मुझे क्लियर हो गया, और स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। एक ऊपर का होता पॉइंट और एक कंक्लूजन होता है। 2 पॉइंट आप क्लियर कर देंगे ना, बीच वाली थोड़ी सी गेम होती है, वो भी आप धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे दोस्तों। तो एडवांसेस वाला कंसेप्ट तो मुझे क्लियर हो गया। अब क्या करें? अब टेलीमेडिसिन मतलब फोन पे डॉक्टर बन जाए, भाई आप ऐसे ऐसे करो, दवाई दे दो। या पहले सर्जिकल प्रोसीजर, भाई किसी का ऑपरेशन होगा फिर दवाई देंगे, या किसी कुछ को दवाई भी चाहिए। लेकिन दवाई देना और एक ऑपरेशन के बाद दवाई देना, दो बातें अलग अलग हैं। लेकिन दवाई देना जो है वो दोनों के बाद ही अच्छा लगेगा। मतलब क्या पता ऑपरेशन हो जाए उसके बाद भी दवाई दी जाती है, कोई प्रोसीजर हो जाए। चल, तो हम एक काम करते हैं, एडवांसेस इन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ये तो हो गया हमारा ऐप पर। और ये इसके बाद हम एक काम करते हैं, हम एक बार सोच के देखते हैं, हम रोबोटिक्स को ले लेते हैं, असिस्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक। फिर टेलीमेडिसिन भी बुला लेते हैं। चलिए, अब ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी एक इनोवेशन है भाई। ये तो हमारा टाइटल है एडवांसेस, उसमें ये हमारे रोबोटिक्स है, और ये जो है हमारी टेलीमेडिसिन है। ये सब जो मिलके दो बन के ये हमारी 2 इनोवेशंस हो गई, और ये हमारा कंक्लूजन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आंसर, और यही हमारा प्रोसीजर था, कि ये टाइटल था, ये 2 प्रोसीजर थे, 2 मतलब पार्ट्स थे, और इन्हीं पार्ट्स को उसने दीज डिफाइन कर दिया दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो ये आंसर हमारा कहाँ मिलता है, ACBD, ये मिल गया दोस्तों हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपका सेक्शन अच्छा रहा होगा। मैं फिर याद दिला दूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, वैसे तो कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अभी इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि चैनल नया है। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना,
और हमेशा ध्यान रखिए कि वो हिंदी में कहावत है, विद्या बांटने से बढ़ती है। क्लियर दोस्तों? चलिए यहाँ ये थैंक यू आपके लिए, धन्यवाद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो, और शेयर भी कर देना प्लीज़, अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दो, वो भी आपको कुछ शेयर करने की तभी टेंडेंसी रखेंगे ना। ये नहीं होता कि कभी वो करेंगे, आप भी स्टार्ट करेंगे, वो भी कभी स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको वो प्रैक्टिस सेशन और मॉक सेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।